हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम एक और टॉपिक लेके आए हैं। एक बुक है शेखर प्रीति जी ने लिखी है, 178 पेजेस की है। तो इसी में ही हम डिस्कशन करेंगे। बहुत अच्छी किताब लिखी है सर ने, थैंक्स। और ये इसका प्रीफेस है, उन्होंने हैप्पी न्यू ईयर भी हमें विश किया है। तो फ्रेंड्स देखते हैं, ये बुक में कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे को काफ़ी हेल्प करेंगे हमारे आगे बैंकिंग एग्ज़ाम्स में, और आगे भी हेल्प कर ही रहे हैं सर हमारी। ये सारी पीडीएफ्स वगैरह ग्रुप में पहले ही सर ने शेयर कर दिए थे, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए पढ़ा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स देखते हैं, पहली डेफिनेशन है कंपाउंडिंग कॉन्ट्रावेंशंस। तो ये देखेंगे, कंपाउंडिंग कॉन्ट्रावेंशंस बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लो कि कोई ऑफेंस हो गया, ठीक है, तो अभी क्या होगा कि कोर्ट में केस जाएगा, आगे चलेगा, इस तरह होगा। लेकिन क्या है कि अगर हम उसकी पेनल्टी पे कर देते हैं तो क्या होता है, वो लमसम में ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से ही कंपाउंडिंग कॉन्ट्रावेंशंस बोलते हैं उसको, ठीक है। जैसे कोई लॉ है इंडिया में, जैसे फैमिली लॉ होता है, और उसको जो है हमने कुछ गलत कर दिया है, तो उसको डिस्प्यूट को जो है हम वन टाइम मॉनेटरी पेमेंट करके और उसके प्रोसिक्यूशन से बच जाएं, तो उसको क्या बोल देते हैं हम, कंपाउंडिंग कॉन्ट्रावेंशंस, ठीक है। आप पढ़ना चाहें तो इसमें पीडीएफ में बहुत सारा कुछ दिया हुआ है, मैटर बहुत अच्छा लिखा है सर ने, 4-5 लाइन्स हैं इसमें। तो ये पहली लाइन, पहला क्वेश्चन ही है, पहला क्वेश्चन आराम से आप पढ़ सकते हैं, ये आगे है। तो ये पीडीएफ वगैरह आगे अब चलते रहेंगे, तो आप काम काइंडली पीडीएफ में भी देखिए और आगे बुक में भी देख सकते हैं। और इस पीडीएफ को पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर सर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, तो वो भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो गूगल ड्राइव में ये सारे पड़े हैं, बट ये पीडीएफ फॉर्म्स में है वहाँ पे। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो देखेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। तो पहला हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, कंपाउंडिंग कॉन्ट्रावेंशन। कंपाउंडिंग कॉन्ट्रावेंशन मीन्स अ प्रोसेस यूजुअली अंडर laws like India's FEMA, where you voluntarily admit to breaking a law, a contravention, plead guilty, and settle the matter with the regulatory authority like RBI for a foreign exchange by paying a penalty, thereby avoiding lengthy legal battles and reducing cost. मेनली यही है कि हम अपनी जो है कॉस्ट को कम करना चाह रहे हैं, क्योंकि लीगल बैटल अगर हम लड़ेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा उसमें, इसलिए हम जो है इस तरह का कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, कैन बैंक इन इंडिया एक्सेप्ट गारंटीज इंक्लूडिंग स्टैंड बाय एलसीज और परफॉर्मेंस गारंटीज इशूड बाय पर्सन्स रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया फेवरिंग पर्सन्स रेसिडेंट इन इंडिया। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, नो, ये आप हमेशा ध्यान रखें। एलसी और बैंक गारंटी के केस में जो है इस तरह से नहीं हो सकता है, ठीक है। व्हाट इज़ नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग एनडीएस ओएम। द नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, थर्ड क्वेश्चन पे थोड़ा सा देखेंगे आप ना, फर्स्ट का सेकंड का आंसर नो है, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग एनडीएस या ओएम, ये क्या चीज़ होती है। नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग इज़ अ आरबीआई ओन एनोनिमस इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म होता है जो कि ट्रेडिंग कर रहा है, ठीक है। वो ट्रेडिंग कहाँ कर रहा है, इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में और ट्रेजरी बिल्स में इन द सेकेंडरी मार्केट में, फंक्शनिंग लाइक अ बॉन्ड स्टॉक एक्सचेंज वेयर बायर्स एंड सेलर्स प्लेस बिड्स ऑफर्स एंड द सिस्टम ऑटोमेटिकली मैचेस दैम बाय द प्राइस एंड टाइम। तो एनडीएस क्या है, एक प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट का जहाँ की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और ट्रेजरी बिल्स वो होते हैं, बाय या सेल होते हैं, ठीक है। व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ एनडीएस ओएम। अब हम की फीचर्स पे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पे देखेंगे क्या है कि की फीचर्स ऑफ एनडीएस ओएम इंक्लूड एनोनिमिटी, counterparty identity hidden, enabling fair pricing and recent expansions, allowing SEBI registered stockbrokers, indirect access clients from broadening participant beyond banks and primary dealers। एनडीएस का फ़ायदा क्या है कि बैंक्स और प्राइमरी डीलर्स के अलावा भी वो लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट आते हैं पाँचवें क्वेश्चन पे, पाँचवा क्वेश्चन देखेंगे, ये क्या कहता है, डी व्हाट इज़ अ डीएसबी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनडीएसओएम। डीएसबी को क्या बोलते हैं, डेजिग्नेटेड सेटलमेंट बैंक, ठीक है जी। ऐसा होता है कि कोई भी सेटलमेंट करना है हमने तो उसमें कुछ और बंदों की भी ज़रूरत होती है, तो इसमें जो है ये डीएसबी डेजिग्नेटेड सेटलमेंट बैंक की भी ज़रूरत होती है। तो इसको शैल मीन अ बैंक अपॉइंटेड बाय द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सीसीआईएल की कई बार फॉर्म पूछी गई है, तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखेंगे, सीसीआईएल क्या होता है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, वो सेटलमेंट कराता है फंड्स का
obligations of members of the securities settlement segment that are not maintaining a current account with the RBI। तो ये DSB से क्या फ़ायदा होगा कि ये जो है सेटलमेंट कराएगा उन जिसका कि करंट अकाउंट RBI के पास नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय डायरेक्ट एसेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ NDSOM। डायरेक्ट एसेस का क्या मतलब है? डायरेक्ट एसेस शैल मीन एसेस टू द NDSOM वेयर इन एन एंटाइटी दैट इज पार्टी टू अ ट्रांजेक्शन डायरेक्टली एग्जीक्यूट्स रिपोर्ट्स द ट्रांजेक्शन ऑन टू या टू द प्लेटफॉर्म एंड सच ट्रांजेक्शन आर सेटल्ड इन इट्स सब्सिडरी जर्नल लेजर। SGL अकाउंट का कई बार फुल फॉर्म पूछते हैं, सब्सिडरी जर्नल लेजर में डायरेक्ट एंट्री कराने के लिए काम आता है, तो उसको डायरेक्ट एसेस बोल देते हैं। हु आर एलिजिबल इन टू एसेस NDS या OM? एनी पर्सन एंटाइटी एलिजिबल टू इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन टर्म्स ऑफ द एप्लीकेबल रूल्स रेगुलेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट या RBI एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम शैल बी एलिजिबल फॉर NDS या OM। ठीक है जी, ये RBI की नोटिफिकेशन भी लिख दी है सर ने नीचे, तो ये भी देख सकते हो आप अगर आपने डीपली ज़्यादा देखना हो तो। ठीक है फ्रेंड्स, व्हाट इज़ मेंट बाय द स्टॉक ब्रोकर कनेक्ट? स्टॉक ब्रोकर कनेक्ट क्या होता है? शैल मीन अ मैकेनिज्म थ्रू विच अ स्टॉक ब्रोकर प्रोवाइड्स access to NDS OM or to its individual constituents or clients maintaining demat accounts with depository registered with the SEBI। तो ये भी आप RBI की नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, 9 नंबर पे आ जाइए। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर सीकिंग डायरेक्ट एक्सेस टू NDS OM? अब डायरेक्ट इसमें एसेस करना है, ये इस तरह के हैं जिनके पास में करंट अकाउंट्स वगैरह नहीं है RBI से मेंटेन। ठीक है, तो देखते हैं। SGL अकाउंट विद द RBI, करंट अकाउंट विद द रिजर्व बैंक और द डेजिग्नेटेड सेटलमेंट बैंक उनके साथ होना चाहिए, या फिर मेंबरशिप विद द CCIL। देखिए यहाँ पे CCIL की फुल फॉर्म मिल गई है आपको, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। फ्रेंड्स, ये जो फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन होते हैं ये बहुत स्कोरिंग होते हैं, 1 नंबर में कई बार आ जाते हैं JIB CIB में या फिर अपने बैंकिंग के एग्ज़ामों में, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, हाउ टू गेट इनडायरेक्ट एसेस टू NDS OM। इनडायरेक्ट एसेस टू NDS OM शैल बी थ्रू एन एंटाइटी विच हैज़ अ डायरेक्ट एसेस टू NDS OM and which agrees to assume responsibility to settle the transactions undertake the entity seeking indirect access। What is domestic CCI? Domestic CCI क्या होती है? Domestic Central Counterparty means a CCP incorporated in India and authorized by the RBI under the Act। What is a Central Counterparty CCP under Payment and Settlement System Act 2007? CCP Central Counterparty means a system provider who by way of innovation interposes between system participants in the transactions admitted for settlement, thereby becoming the buyer to every seller and the seller to every buyer for the purpose of effecting settlement of their transactions। CCP foreign, who is a foreign CCP? तो नेक्स्ट पेज पे आएंगे हम, 13th क्वेश्चन देखिएगा। फॉरेन सेंट्रल काउंटर पार्टी मीन्स अब CCP इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। फॉरेन जो टर्म आ गया पहले से ही, तो फॉरेन का मतलब क्या होगा? आउटसाइड इंडिया। हु इज़ रिकॉग्नाइज CCP? रिकॉग्नाइज CCP कौन होगी? मीन्स अ फॉरेन CCP दैट इज़ ऑथराइज्ड बाय द RBI फॉर टेकिंग ऑपरेशंस इन इंडिया। 15th क्वेश्चन पे आइए। व्हाट इज़ नेट वर्थ रिक्वायर्ड फॉर रिकॉग्निशन ऑफ अ CCP? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कितना नेटवर्थ चाहिए होता है। तो मिनिमम नेटवर्थ ऑफ ये 1 गलत है, इसमें 1 हटा दीजिए। मिनिमम नेटवर्थ कितना चाहिए? 300 करोड़, 300 करोड़ की चाहिए अंडर सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट। इसमें कम से कम 300 करोड़ की नेटवर्थ होगी तब ये CCP बन आ सकती हैं। What are the requirements of ownership of CCP? Authorized CCP shall be a public limited company by shares. The shares of an unauthorized CCP shall be held by the persons who are users of the authorized CCP. If a person ceases to be a user, CCP shall ensure that the person shares are divested। मतलब अगर कोई छोड़ के जा रहा है तो उसके शेयर्स हटा दिए जाएंगे इसमें से। ठीक है, What are the requirements for acquiring or holding shares of PF domestic CCPs? Prior approval of RBI is needed in following cases: if the transfer of shares is equal to or more than 5%, where the acquisition of shares of cumulative shareholding reaches 5% or more। अब देखिए हम आ गए 18वें क्वेश्चन पे। 18वें पे आइए। व्हाट डू यू मीन बाय फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया? फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया में देखिए ज़रा, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। फिट एंड प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स आर रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स एंश्योरिंग इंडिविजुअल इन की फाइनेंशियल और रेगुलेटेड रेल्स possesses the necessary honesty, integrity, competence, diligence
और कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये चीज़ें हैं ताकि जो है फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया और कोई मैनेजमेंट मिसमैनेजमेंट या फ्रॉड इंस्टीट्यूशन नहीं हो। ठीक है। व्हाट इज़ ट्रेड रिपोजिटरी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। और ट्रेड रिपोजिटरी इज a centralized entity that collects, maintains and stores records of financial transactions, especially OTC, derivatives, securities, financing transactions, to provide transparency and help regulators monitor systemic risk and market abuse. They act as electronic databases for key trade data, validating aggregated anonymized data available to authorities and the public to enhance market oversight. नेक्स्ट 20वां नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू नो अबाउट ट्रेड रिपोजिटरी इंडिया? ट्रेड रिपोजिटरी कौन कौन से हैं इन इंडिया? CCIL, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये क्या है? प्राइमरी डेजिग्नेटेड ट्रेड रिपोजिटरी है ओवर द OTC डेरिवेटिव्स लाइक इंटरेस्ट रेट, फॉरेक्स, credit card swaps mandated by the RBI for reporting by banks and market makers to enhance transparency and mitigate risk. Additionally, CCIL runs specialized platform like F-Track होता है for reporting corporate debts, repository for private placement of listed debt, while entities like NSDL, CSDL also offer trade reporting portals for bonds. Limit, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, what is the limit prescribed for investment by FPI? A single FPI can hold up to 10% of a listed company's equity, triggering FDI reclassification if exceeded. 22वां नंबर क्वेश्चन पे आइए, व्हाट इज़ द 75% रूल ऑफ सेबी? ये क्या रूल है? ये क्या कहता है? एंश्योर्स दैट म्यूचुअल फंड्स मेंटेन अ डिसिप्लिन्ड एसेट एलोकेशन बाय इन्वेस्टिंग एटलीस्ट 75% ऑफ देयर कॉर्पस इनटू इक्विटीज, डेब्ट और लिक्विड एसेट्स. दिस रेगुलेशन सेफगार्ड्स investor interest, promotes transparency and minimizes the risk of mismanagement. What are the accounts kept outside purview of inoperative classification? कौन से अकाउंट है जो कि इनऑपरेटिव नहीं रखे गए हैं? कौन से हैं वो? Even with no customer induced transaction for over 2 years. Accounts for government scheme beneficiary. This applies to zero balance accounts for receiving funds like DBT, electronic fund transfer और government pensions. ये अकाउंट जो हैं इन ऑपरेटिव क्लासिफिकेशन से अलग रखे गए हैं. ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है आपको. अकाउंट्स फॉर स्टूडेंट्स विद स्कॉलरशिप, जीरो बैलेंस अकाउंट क्रिएटेड फॉर द पर्पज ऑफ रिसीविंग scholarships आर आल्सो एग्जम्प्टेड. फॉर ऑल अदर टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट एक्सेट्रा, द इनऑपरेटिव क्लासिफिकेशन इज डिटरमाइंड एज एन इंडिविजुअल इफ नो कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजेक्शन हैज़ बीन डन फॉर 2 years. देखिए, डॉर्मेंट अकाउंट और इनऑपरेटिव अकाउंट, इसके बीच में कई बार डिफरेंस आ जाता है, तो ये आप गूगल कर लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा. ये आया है कई दो बार क्वेश्चन. ठीक है जी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज़ द लिमिट फिक्स बाय द RBI फॉर कोलेटरल फ्री एग्रीकल्चर लोन? तो ये क्या है? ये इन्होंने जो है पहले एग्जिस्टिंग थी 1,60,000, अब बढ़ा के जो है 2 लाख कर दिए पर बोरोवर. व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ SNRR अकाउंट? देखो फ्रेंड्स, SNRR अकाउंट के ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, तो काइंडली वो देख लेना आप. ये भी एक तरह का ना अकाउंट होता है अपना फॉरेन करेंसी के ऊपर, SNRR करके, लेकिन इसके कुछ फीचर्स अलग होते हैं. तो अब इस पे क्वेश्चन अब आने लगे हैं, अब जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें SNRR का आया है, तो इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना और इसके बारे में पढ़ लेना. तो इसका टेन्योर कितना होता है? शैल बी कंकरेंट टू द टेन्योर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ऑफ ऑपरेशन. ठीक है जी. हु कैन ओपन SNRR अकाउंट एंड विद होम? फ्रेंड्स, जब SNRR पे अब क्वेश्चन आने लगे हैं तो ये सब चीज़ें भी आपको देखना पड़ेगा. ठीक है. तो अब क्वेश्चन आ जाते हैं 26 नंबर पे. आ जाइए, स्क्रीन पे भी देखते रहिए और सुनते भी रहिए. अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हैविंग बिजनेस इंटरेस्ट इन इंडिया मे ओपन अ स्पेशल रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट अकाउंट. ठीक है. बिजनेस पर्पज़ के लिए खोलेगा और जो है इंडिया से बाहर रह रहा है. ठीक है. तो इसलिए SNRR अकाउंट खोलेगा और विद एन ऑथराइज डीलर इन इंडिया और इट्स ब्रांच आउटसाइड इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ पुटिंग थ्रू परमिसिबल करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस विद अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम्ड अंडर द एक्ट. जैसे मान लीजिए कोई बाहर का बंदा यहाँ आके जो है हमारे यहाँ बिज़नेस करने लग जाता है, तो उसको एक करंट अकाउंट की ज़रूरत है, तो SNRR अकाउंट खोलेगा. ठीक है. इसकी भी कई सारी गाइडलाइंस वगैरह हैं, तो वो आप काइंडली देख लेना. व्हाट आर द गाइडलाइंस रिलेटेड टू फॉरेन करेंसी अकाउंट्स बाय अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया? ये फॉरेन करेंसी अकाउंट्स के बारे में जो है बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज़ आप इसको थोड़ा सा ढंग से पढ़िएगा. A person resident in India being an exporter may open, hold and maintain a foreign currency account with a bank outside India.
for realization of full export value and advance remittance received by an exporter towards export of goods and or services. Funds in this account may be utilized by the exporter for paying all its imports into India or repatriated into India within a period not exceeding the end of the next month from the date of receipt of the funds, after adjusting for forward commitments. What is bond forward? Bond forward क्या है? Means a rupee interest rate derivative contract in which one counterparty buyer agrees to buy a specific government security from another counterparty seller on a specified future date and at a price determined at the time of contract. What is covered covered शॉर्ट? ये अगला 29वां क्वेश्चन देखिएगा. कवर्ड शॉर्ट क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म समझिए पहले. मीन्स अ पोजीशन इन बॉन्ड फॉरवर्ड्स in which the seller of the forward contract holds an equivalent amount of the government security underlying the position. What is physical settlement of bond forward? Physical settlement of a bond forward means a settlement process in which the seller transfers the underlying government security to the buyer against the receipt of the contracted price from the buyer under the terms of the contract. Who is a market maker? Market maker means an entity which provides prices to users and other market makers. What is uncovered short? Uncovered short का मतलब है कि short position in a bond forward other than a covered short position. Question number 33 पे आ जाइए. When a customer insists for return of currency note which is found to be counterfeit note, तो क्या करेंगे? When a bank note tendered at the counter of a bank branch, back office currency chest is found to be counterfeit, an acknowledgement receipt in the prescribed format must be issued to the tenderer after stamping the note as counterfeit note. Receipt in running serial number shall be authenticated by the cashier and tenderer. Notice to this effect will be displayed promptly at the offices or branches for information of the public. The receipt is to be issued even in cases when the tenderer is unwilling to countersign it. What are the guidelines related to counterfeit notes? For cases of detection of counterfeit notes up to 4 in a single transaction, prescribed format shall be sent by the nodal officer to the police authorities for investigation at the end of the month. If it exceeds for more than 4, then it has to be immediately reported by the nodal officer to the police authorities or the nodal police for investigation by filing FIR in the prescribed format. What is परवाह ऑफ RBI? ये एक टर्म है, परवाह ऑफ RBI, ये पढ़ेंगे. परवाह क्या है? एक प्लेटफॉर्म है फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन एज अ सिक्योर एंड सेंट्रलाइज्ड वेब बेस्ड पोर्टल फॉर एनी एंटाइटी और इंडिविजुअल टू सीक ऑथराइजेशन, लाइसेंस और रेगुलेटरी अप्रूवल फॉर ऑन एनी रेफरेंस मेड बाय इट टू द रिजर्व बैंक. जैसे मान लीजिए बैंक खोलना है तो उसके लिए लाइसेंस चाहिए, तो इस पोर्टल पे आप अप्लाई करेंगे. व्हाट इज़ द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट DAY-NULM? DAY-NULM की कई बार फुल फॉर्म भी आई है, तो काइंडली ये पढ़ लिए. दीन दयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड्स मिशन, वॉज ऑफिशियली कंक्लूडेड ऑन September 30, 2024. व्हाट इज़ फॉर्म्स ऑफ RBI? फॉर्म्स का मतलब क्या है? RBI ने इंट्रोड्यूस करा है फॉर्म्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम टू स्ट्रीमलाइन द डिजिटाइज द रिपोर्टिंग ऑफ क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट अंडर द फैमा. व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ओपनिंग डायमंड डॉलर अकाउंट? ठीक है जी, DDA के नाम से इसको जाना जाता है. तो ये फर्म इन्वॉल्व इन द डायमंड या ज्वेलरी बिजनेस, ये खोलेगी 3 साल के लिए. इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रैक रिकॉर्ड होगा जिसका, और एवरेज एनुअल टर्नओवर 3 करोड़ या फिर मोर होगा. एमिंग फॉर क्रेडिबल एक्सपोर्टर्स अलाउइंग ट्रांजेक्शन इन US डॉलर फॉर स्मूथर ट्रेड. इसकी नोटिफिकेशन वगैरह RBI में पढ़ सकते हैं आप. ये क्वेश्चन नंबर 39 पे आ गए हम लोग. तो इसमें RBI की नोटिफिकेशन 29/4/25 की है. तो इसमें जो है इंक्रीज़ कर दिए हैं इसको. पहले 2 साल का ट्रैक रिकॉर्ड था, अब 3 साल का कर दिया है. ठीक है, तो ये देख लेंगे. व्हाट इज़ स्ट्रिपिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ मीन्स? स्ट्रिप्स का क्या मतलब है? कई बार ना स्ट्रिप्स की फुल फॉर्म आ जाती है, तो फ्रेंड्स वो लिख लीजिए, आप अपना गूगल करके देख लीजिएगा. द आइडिया ऑफ स्ट्रिप्स इज़ दैट द प्रिंसिपल एंड ईच इंटरेस्ट पेमेंट become separate securities that are treated individually. Each separate piece is a zero coupon security that matures separately and has only one payment. तो फ्रेंड्स ये स्ट्रिपिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ का मतलब है कि जो है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो सेपरेट सिक्योरिटीज़ के आर ट्रीटेड इंडिविजुअली. अलग अलग सिक्योरिटी की अलग अलग होएगी. ठीक है.
ईच सेपरेटेड पीस इज़ अ जीरो कूपन सिक्योरिटी दैट मैच्योर सेपरेटली। आपको पता है ना कूपन पेमेंट क्या होता है, कि उसमें जो है उसका इंटरेस्ट पे किया जाता है और कूपन की जो फेस वैल्यू होती है वो बाद में दी जाती है। वट इज़ द रीबैलेंसिंग ऑफ सिक्योरिटीज? रीबैलेंसिंग रेफर्स टू एडजस्टिंग द वेट्स ऑफ द कंसिस्टेंट सिक्योरिटीज इन द इंडेक्स ऑफ अ रेगुलरली scheduled basis, usually quarterly. Price weighted indices are not rebalanced, and rebalancing is a major concern for market capitalization indices as they mostly rebalance themselves. ठीक है जी। What is reconstitution of securities? Reconstitution is the process of changing the constituent securities in an index. Since any indices base their portfolio allocation on a set of criteria, the securities that meet the criteria tend to change over time. Securities that no longer meet the criteria are excluded on the reconstitution date and new securities are included. What is ETP? Electronic Trade Platform. Electronic trading platform shall mean any electronic system other than a recognized stock exchange on which transactions is eligible instruments as defined herein are contracted. तो फ्रेंड्स अब हम 44th क्वेश्चन पे आ गए, एल्गो ट्रेडिंग के बारे में। फ्रेंड्स क्रिप्टो वगैरह के भी क्वेश्चंस कुछ आ सकते हैं, देखते हैं अगर हम कवर कर पाए तो। व्हाट इज़ मेंट बाय द एल्गो ट्रेडिंग? एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग और एल्गो ट्रेडिंग क्या होता है? शैल मीन एनी ट्रेड originated by a software program यूजिंग ऑटोमेटेड एग्जीक्यूशन लॉजिक। फ्रेंड्स आपने देखा होगा शेयर मार्केट में भी एल्गो ट्रेडिंग का यूज़ होता है। उससे क्या है कि उसमें हम डाटा डाल देते हैं तो उसी रेट पे वो फिर परचेज़ कर देता है और उसी रेट पे वो ख़रीद के दे देता है। हमारी मैनुअल इंटरवेंशन ख़त्म हो जाती है, तो उसको एल्गो ट्रेडिंग बोल देते हैं। व्हाट इज़ फाइनेंशियल क्राइटेरिया फॉर एन ETP? An entity seeking authorization for an ETP operator under these directions shall have a minimum net worth of 5 crore and shall continue to maintain this minimum net worth at all times. ETP के लिए मिनिमम कितना चाहिए? 5 करोड़ चाहिए। ठीक है जी। एक्सचेंज ट्रेडेड प्लेटफॉर्म बोलते हैं इसे। व्हाट इज़ आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम? AEPS। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम का क्या फ़ायदा है? कहीं पे भी जो ये CSP सेंटर्स होते हैं अंगूठा लगाते हैं और पैसा निकाल लेते हैं, या डिपॉजिट करना, ट्रांसफ़र करना, या फिर नो कोई और बैलेंस इंक्वायरी वगैरह हो जाती है। ये सब आप लोगों को पता होगा। CSP लिख लीजिए, CSP या CSC सेंटर पे हो जाती है। व्हाट आर द रिवाइज नॉर्म्स फॉर PSL फॉर अ स्मॉल फाइनेंस बैंक? देखो PSL बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसने एक पैराग्राफ करके लिखा है और RBI की नोटिफिकेशन भी दे दी है, तो आप देख सकते हैं। अर्लियर स्मॉल फाइनेंस बैंक इज रिक्वायर्ड टू एक्सटेंड 75% ऑफ इट्स एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट टू द सेक्टर्स एलिजिबल फॉर क्लासिफिकेशन एज प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग बाय द RBI। फर्दर क्या हुआ कि 40% ऑफ इट्स A and BC should be allocated to different subsectors under PSL as per the extent PSL prescription. The bank can allocate the balance 35% to any one or more subsectors under the PSL where it has competitive advantage. On a review, it has been decided that financial year 25-26 onwards, the additional component 35% of PSL shall be reduced to 20%, thereby making the PSL target as 60% of ANBC or credit equivalent of balance sheet exposures, whichever is higher. The SFB shall continue to allocate 40% of its ANBC or CEOBE, whichever is higher, to different sub-sectors under PSL as per the extent PSL prescriptions, while the balance 20% shall be allocated to any one or more subsectors under the PSL where the bank has competitive advantage. नेक्स्ट अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 48 पे। व्हाट आर द लेटेस्ट गाइडलाइंस रिलेटेड टू वॉलंटरी प्लेज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर एज पर कोलेट्रल फॉर एग्रीकल्चर एंड SME सेगमेंट? तो इसका RBI नोटिफिकेशन आया 11/7/2025 को। लोन अगेंस्ट वॉलंटरी प्लेज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर एज कोलेट्रल बाय बोरोवर्स सैंक्शन बाय द बैंक्स अप टू कोलेट्रल फ्री लिमिट विल नॉट बी कंस्टिट्यूटेड एज अ वायलेशन ऑफ द गाइडलाइंस। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदर
authorized dealer category 1 bank open SRBAs to overseas correspondent banks without RBI permission. Authorized dealer banks to open special rupees Vostro account of overseas correspondent banks without referring to the RBI for approval. इसका नोटिफिकेशन है 5/8/25 का. What is meant by cash on delivery ट्रांजेक्शन? तो कैश ऑन डिलीवरी क्या होता है कि जब आप कोई अमेज़न से कोई सामान खरीद रहे हैं तो वो आप COD ऑर्डर लगा देते हैं, तो सामान जब आपको मिलता है तब आपको कैश हैंड ओवर कर देते हैं, ठीक है, तो उसको COD बोल देते हैं, COD लिख लीजिए. व्हाट इज़ अ पेमेंट एग्रीगेटर? पेमेंट एग्रीगेटर क्या है? इज़ एन एंटिटी दैट फैसिलिटेट्स एग्रीगेशन ऑफ पेमेंट्स मेड बाय कस्टमर टू द मर्चेंट थ्रू वन और मोर पेमेंट चैनल्स थ्रू द मर्चेंट्स इंटरफेस फिजिकल या वर्चुअल फॉर परचेज ऑफ गुड्स. जैसे कि आप स्वाइप वगैरह करते हैं तो उसमें जो है पेमेंट आपके खाते से कट के एक दूसरे अकाउंट में चल जाती है और वहाँ से जो है मर्चेंट के खाते में जाती है, तो उसे पेमेंट एग्रीगेटर बोल देते हैं. व्हाट आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पेमेंट एग्रीगेटर? तो कई तरह के होते हैं. ये फिजिकल होता है, एक तो PAP फिजिकल दैट फैसिलिटेट ट्रांजेक्शंस वेयर बोथ द एक्सेप्टेंस डिवाइस एंड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट आर फिजिकली प्रेजेंट इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी व्हाइल मेकिंग द ट्रांजेक्शन. एक होता है क्रॉस बॉर्डर. उसमें क्या है कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स फॉर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन दैट आर नॉट प्रोहिबिटेड अंडर FAMA फॉर इट्स ऑनबोर्डेड मर्चेंट्स थ्रू ई-कॉमर्स मोड. क्रॉस बॉर्डर वाले में फैसिलिटी इनवर्ड ट्रांजेक्शन होंगी और दूसरे वाले में आउटवर्ड होंगी. PA ऑनलाइन दैट फैसिलिटेट्स ट्रांजेक्शंस वेयर द एक्सेप्टेंस डिवाइस एंड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट आर नॉट प्रेजेंट इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी व्हाइल मेकिंग द ट्रांजेक्शन. Payment gateway, an entity that provides technology infrastructure to route and facilitate processing of a payment transaction without any involvement in handling of funds. What are capital requirements of payment aggregator? Payment aggregator की क्या requirements है? तो ये है कि उसका नेटवर्थ कितना होना चाहिए? 15 करोड़ होना चाहिए at the time of tendering application for authorization and shall attain a minimum net worth 25 करोड़ by the end of the third financial year. मतलब 15 करोड़ से होना चाहिए जब उसने अप्लाई करना है और जब आगे उसका काम चल पड़े तो उसको जो है 3 साल के अंदर 25 करोड़ करना है उसको. व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर ऑल डिजिटल पेमेंट्स इन इंडिया? क्या रिक्वायरमेंट है? ऑल डिजिटल पेमेंट इन इंडिया रिक्वायर्ड टू मीट द नॉर्म ऑफ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन व्हाइल नो स्पेसिफिक फैक्टर वाज मैंडेटेड फॉर ऑथेंटिकेशन. डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम वाज प्राइमरली अडॉप्टेड SMS OTP एज एन एडिशनल फैक्टराइजेशन. व्हाट इज़ द टाइम पीरियड फॉर आउटले ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजेक्शन? तो ये क्या है? द एंटायर मर्चेंट ट्रेड ट्रांजेक्शंस shall be completed within an overall period of 9 months and there shall be any outlay of foreign exchange beyond 4 months on a review and in order to facilitate merchanting traders to manage their entity efficiently the time period for outlay for foreign exchange increased from 4 to 6 months. तो ये RBI की नोटिफिकेशन आई है 1 अक्टूबर की, तो ये आप देख लेंगे प्लीज़, ठीक है. अभी हम आगे हैं 56 नंबर क्वेश्चन पे. 56 वाला देखेंगे. व्हाट आर द रिलैक्स्ड गाइडलाइंस फॉर स्मॉल एक्सपोर्टर्स फॉर रिकॉन्सिलेशन ऑफ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एंट्रीज इन EDPMS एंड IDPMS. To facilitate timely closure of entries in EDMS and IDPMS and to reduce compliance burden on a small and exporter importer, the following direction has been issued. पहला क्या है? Authorized dealer banks shall adopt the following procedure while closing entries including outstanding entries in EDMS IDPMS of value equivalent to 10 lakh per entry bill or less. Such entries shall be reconciled and closed based on a declaration provided by the concerned exporter that the amount has been realized or by the importer that the amount has been paid. Any reduction in declared value or invoice value of the shipping bills or bills of entry shall also be accepted based on the declaration by the concerned exporter or importer. The declarations referred above may also be received on a quarterly basis from the exporters and importers in a consolidated manner by combining several bills in one declaration for bulk reconciliation and closing of EDMS IDPMS entries. ठीक है, अब आ जाइए 57 नंबर क्वेश्चन में. कैन एन authorized dealer bank lend in INR to a resident of Bhutan, Nepal or Sri Lanka? Yes, an authorized dealer bank can lend in Indian rupees to a person resident outside India being a resident in Bhutan, Nepal or Sri Lanka, including a bank in these jurisdictions
फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रेड ट्रांजेक्शन। तो ये आरबीआई की नोटिफिकेशन है 6 अक्टूबर 2025 की, जिसमें ये कहा गया है कि हम इंडियन रुपीज़ में भी नेपाल और भूटान श्रीलंका के साथ में ट्रेड कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है ये, अगर हम उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं तो, क्योंकि ये हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक ये हमने काफ़ी अच्छा डिस्कशन चल रहा है। कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं इसी में, तो आपने जो है काफ़ी अच्छे से इसको पढ़ना है, सो दैट आगे आपको इजी हो जाए। और जो इनमें एब्रीविएशंस हैं वो सारे याद कर लें, ताकि जैसे कई बार छोटे छोटे एब्रीविएशंस भी आ जाते हैं, उसमें भी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे अब। व्हाट आर द लेटेस्ट चेंजेस रिलेटेड टू टाइम पीरियड फॉर रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स। तो ये द अमाउंट रिप्रेजेंटिंग द फुल एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ गुड्स या सॉफ्टवेयर सर्विसेज एक्सपोर्टेड शैल बी रियलाइज्ड एंड रिपार्टेड टू इंडिया विद इन 15 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्ट। ये आरबीआई की नोटिफिकेशन देख लेना, 13 नवंबर की है। व्हाट आर द लेटेस्ट चेंजेस रिलेटेड टू एडवांस पेमेंट अगेंस्ट एक्सपोर्ट्स। जो लोग ट्रेजरी या फॉरेक्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वेयर एन एक्सपोर्टर रिसीव्स एडवांस पेमेंट विद और विदाउट इंटरेस्ट फ्रॉम अ बायर थर्ड पार्टी नेम्ड इन द एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन मेड बाय द एक्सपोर्टर आउटसाइड इंडिया, द एक्सपोर्टर shall be under an obligation to ensure that the shipment of goods is made within 3 years from the date of receipt of advance payments। ठीक है। LC-BG के ऊपर भी कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, रेड क्लॉजेज, LC और ये, तो वो हम आगे अगली वीडियो में कवर करेंगे। व्हाट इज़ द LRS डेली रिटर्न। द RBI has introduced the submission of LRS daily return by authorized dealer category 2 banks या entities FFMCs by providing them access to CIMS. With this authorized dealer category banks entities FFMCs shall be able to check the cumulative amount remitted by a resident individual PAN-wise under LRS during the current financial year before facilitating their next requested LRS transaction. Accordingly, all categorized 2 banks या entities and FFMCs are advised to submit the LRS daily return including nil report if applicable with effect from 1 जनवरी 2026। Consequently, authorized dealer category 2 bank entities and FFMCs may discontinue submitting the LRS transaction through authorized dealer category 1 bank। What is BSBD? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो काइंडली इसको थोड़ा सा देखेंगे। इसमें क्या पूछता है वो हमेशा कि कितनी अमाउंट की ट्रांजेक्शन हो सकती है या नहीं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। BSBD क्या है, एक छोटा खाता है जो कि हम नॉर्मलाइज्ड KYC से खोल देते हैं। ठीक है। एवरी बैंक शैल ऑफर अ BSBD अकाउंट, जो कि नॉर्मल बैंकिंग के लिए है। सेकंड देखना 62 क्वेश्चन। कैन बैंक ऑफर एग्जिस्टिंग ऑर्डिनरी सेविंग अकाउंट इनटू BSBD इफ कस्टमर रिक्वेस्ट। कस्टमर कैन कन्वर्ट हिज एग्जिस्टिंग टू BSBD, द बैंक शैल कन्वर्ट द एग्जिस्टिंग टू BSBD विद इन 7 days ऑफ द रिसिप्ट। ठीक है। तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ये RBI का सर्कुलर कहता है 4 दिसंबर का। लेकिन उससे ये है कि उसकी ट्रांजेक्शन्स बहुत छोटी छोटी ही हो पाएंगी, कई सारी फैसिलिटीज़ हम नहीं मिल पाएंगी, तो बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज़ ही मिलेंगी उसको। ठीक है जी। डिपॉजिट ऑफ कैश है, जैसे डेबिट कार्ड है, इंटरनेट बैंकिंग है, ये सब चीज़ें तो मिलेंगी, लेकिन ये कि सब रेस्ट्रिक्टेड सी मिलती हैं। ठीक है ना। आगे देखेंगे, इसमें ही सारे फीचर BSBD अकाउंट के बताए हैं, तो ये आप पढ़ सकते हैं एक बार। ये RBI के नोटिफिकेशन 4/12/25 का भी एक बार देख सकते हैं। ठीक है। वैसे इसमें क्वेश्चन यही आता है कि कितने पैसे वो जमा करा सकता है 1 साल में, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं BSBD अकाउंट में, तो आगे कवर हो जाएंगे। कैन बैंक ओपन सेकंड BSBD अकाउंट फॉर अ कस्टमर। द होल्डर ऑफ BSBD शैल नॉट बी एलिजिबल टू ओपन अनदर BSBD अकाउंट in the same bank or any other bank accordingly before opening a new BSBD account or converting existing the bank shall obtain a declaration from the customer। हमें जो है रिटर्न में डिक्लेरेशन से लेनी है। What are latest RBI guidelines related to export and import of Indian currency to or from Nepal and Bhutan। A person not being a citizen of Pakistan or Bangladesh can take or send out of India to Nepal or Bhutan and bring into India from Nepal and Bhutan currency notes of Government of India
एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर एनी अमाउंट इन डिनोमिनेशंस अप टू ₹100। ये ₹25,000 की टोटल लिमिट है नेपाल भूटान के ट्रांजेक्शन में। तो ये आप अगले पेज पे यहाँ ये नोटिफिकेशन है, ये देख सकते हैं। 8 दिसंबर की एक नोटिफिकेशन आई, उसमें बोला गया 100 रुपये का नोट पहले ले जा सकते थे, अब ज़्यादा की भी ले जा सकते हैं, लेकिन टोटल जो है टोटल लिमिट 25,000 ही रखी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। हाउ बैंक्स हैव टू फर्निश बैलेंसेज इन सेविंग्स अकाउंट फॉर SLR CRR रिक्वायरमेंट्स। तो बैंक को रिक्वायरमेंट क्या करना है, जो सेविंग बैंक डिपॉजिट्स है एज द क्लोज ऑफ बिजनेस आवर इन 31 मार्च एंड September 30 इन द डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, द एवरेज ऑफ द मिनिमम बैलेंसेज मेंटेन्ड इन ईच अकाउंट इन ईच ऑफ द मंथ्स ड्यूरिंग द हाफ ईयर पीरियड शैल बी ट्रीटेड बाय द बैंक एज द अमाउंट representing the time limit liability portion of the saving bank deposits. When such an amount is deducted from the average of the actual balances maintained during the half year period, the difference would represent the demand liability. What is meant by the deemed cash for SLR CRR purposes? Deemed cash shall be cash held in India for the purpose of SLR maintenance and shall consist of the following: cash in hand deposited with the RBI by a banking company, balance in excess of CRR balances, net balance in current account, excess balances under the standing deposit facility. What is the purpose of CRR? Securing the monetary stability. 68 क्वेश्चन देखिए, CRR से क्या फ़ायदा होगा कि मॉनेटरी स्टेबिलिटी रहेगी कंट्री में। अब हम एक नया टर्म पढ़ेंगे, इंक्रीमेंटल ICRR। ये टेम्पररी मॉनेटरी टूल है यूज्ड बाय सेंट्रल बैंक लाइक RBI टू सोक एक्सेस लिक्विडिटी फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम बाय रिक्वायरिंग बैंक्स टू होल्ड एक्स्ट्रा कैश रिजर्व्स ऑन देयर इंक्रीज डिपॉजिट एंड ATL, ठीक है। अब ये ICRR आ गया, ये इसका बेसिकली क्या रोल है कि जो एक्सेस लिक्विडिटी है उसको एब्जॉर्ब करना। हाउ टू ट्रीट lending to banks abroad for CRR and SLR purposes. The loans or borrowings from abroad by banks in India shall be reckoned as liabilities to others and shall be subject to reserve requirements. On the other hand, lending to banks abroad will not be considered as assets the banking system and hence will not be allowed to be netted out from the interbank liabilities. ये RBI का नोटिफिकेशन है 8/12 का, तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 71 नंबर, पीनल इंटरेस्ट फॉर शॉर्टफॉल इन CRR। पीनल इंटरेस्ट शैल बी रिकवर्ड ऑन डेली बेसिस फॉर द दैट डे एट द रेट ऑफ 3% per annum above the bank rate on the amount by which the amount actually maintained falls short of the prescribed limit, and if the shortfall continues to the next succeeding days, penal interest shall be recovered by at the rate of 5% per annum above the bank rate। ये RBI की नोटिफिकेशन आई है 8/12 की, बट पहले भी यही होता था कि पीनल इंटरेस्ट पड़ता ही है, ठीक है। What are the liabilities not to be included for NDTL computation for CRR SLR purposes? Paid up capital reserves, borrowings through instruments qualifying for Tier 1, Tier 2, additional Tier 1 capital, any credit balance in the profit and loss account of the bank। ये सारे पॉइंट्स हैं, ये आगे ना, ये आपको खुद ही एक या तो फ़ोटो खींच के रख लीजिए, ये 10 तक पॉइंट है। RBI की नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं, तो ये सब चीज़ें इसमें कवर होती हैं। What is the dividend payout ratio? Dividend payout ratio क्या है? Means the ratio between the amount of the dividend payable on equity shares including interim dividend in a year and the net profit during the year as per the audited financial statements for the financial year for which the dividend is proposed। तो ये RBI की नोटिफिकेशन 28/11 की, ये देख सकते हैं। डिविडेंड पे आउट रेशियो में क्या होगा, डिविडेंड डिवाइडेड बाय द एक्चुअल प्रॉफिट। व्हाट इज मेंट बाय द रेमिटेंस ऑफ प्रॉफिट्स? Remittance of profit means repatriation of profit by a foreign bank operating in India in branch mode to their head offices। तो इसको बोलते हैं रेमिटेंस ऑफ प्रॉफिट। ये RBI की नोटिफिकेशन 28 नवंबर की, तो ये आप देख सकते हैं, इसमें भी बताया गया है।
बेसिकली क्या है कि ये जितने भी नोटिफिकेशन आरबीआई के आए थे अभी हाल फिलहाल में, उसके ऊपर हमने ये सारी वीडियोस प्रिपेयर करी हैं। नेक्स्ट देखेंगे 75 नंबर क्वेश्चन 75, व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड बाय द बैंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला तो क्या है कि CRAR ऑफ द बैंक शैल बी एटलीस्ट 9% फॉर प्रीसीडिंग टू completed financial years and the financial year for which it proposes to declare dividend. NNPA ratio shall be less than 7% for the financial year. In case a bank does not meet the CRAR norm specified above, but it is having a CRAR of at least 9% for the financial year for which it proposes to declare dividend, it shall be eligible to declare dividend provided its NNPA ratio is less than 5%. The proposed dividend shall be payable out of the current financial year's net profit only. The dividend payout ratio shall not exceed 40%. ये हमेशा ध्यान रखना कि डिविडेंड पे आउट रेशियो जो है 40% से ज़्यादा नहीं होगा। ये आरबीआई एक नोटिफिकेशन में भी देख ले सकते हैं। क्लॉबैक एक टर्म है क्लॉबैक, उसका मतलब क्या होता है? मीन्स अ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन द एम्प्लॉई एंड द रेगुलेटेड एंटाइटी इन विच द एम्प्लॉई एग्रीज टू रिटर्न प्रीवियसली पेड और वेस्टेड रिमरेशन टू द एंटाइटी अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। जैसे मान लो आप किसी कंपनी में काम करते हैं, वहाँ आपको लैपटॉप मिला हुआ है काम करने के लिए, और अब आप वो जगह छोड़ के आ जाते हैं, तो फिर आपको क्या है, वो लैपटॉप वगैरह उनका वापस करना। तो सेम ऐसे ही होता है कि इसमें भी क्लॉबैक में क्या है कि कुछ आपको रेमुनरेशन अगर पुरानी कंपनी में मिली है तो वो आपको वापस करनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखिए व्हाट इज़ मेंट बाय द मालूस। मालूस क्या है? मीन्स एन अरेंजमेंट दैट परमिट्स अ बैंक टू प्रिवेंट वेस्टिंग ऑफ ऑल और पार्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ अ डेफर्ड remuneration. Malus arrangement does not reverse vesting after it has already occurred. क्लॉबैक में देना है, मालस में नहीं देना है। ठीक है, NOHFC NOFHC पहले फुल फॉर्म देखेंगे। नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी मीन्स अ नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC विच होल्ड्स द शेयर्स ऑफ अ बैंकिंग कंपनी एंड द शेयर्स of all other financial services companies in its group, whether regulated by RBA or by any other official financial regulator to the extent permissible under the applicable रेगुलेटरी प्रिस्क्रिप्शंस। तो NOFHC क्या होता है? नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी होती है, जो कि नॉन डिपॉजिट टेकिंग है, NBFC है, वो होल्ड करती है शेयर्स बैंकिंग कंपनी के और अदर फाइनेंशियल कंपनीज़ के। ठीक है, तो इसमें ना NOFHC का फुल फॉर्म एक बार लिख के रख लेना कहीं आप, ये आ सकता है आपको। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ अ बोर्ड ऑफ अ बैंक। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का बोर्ड का क्या है कि ये 4 मेजर रोल फुलफिल करते हैं। ओवरसीइंग द रिस्क प्रोफाइल ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक, मॉनिटरिंग करेंगे इंटीग्रिटी ऑफ द बिजनेस, कंट्रोल करेंगे मैकेनिज्म, इंश्योरिंग द एक्सपर्ट मैनेजमेंट एंड मैक्सिमाइजिंग द इंटरेस्ट ऑफ इट्स शेयर होल्डर्स। तो ये 4 काम करने होते हैं इसको। तो ये कई बार पूछ लेते हैं कि पब्लिक सेक्टर बोर्ड का क्या रोल है। What is the prescribed quorum for the board's meeting of a bank? The quorum for the board meeting shall be 1/3 of the total strength of the board or 3 directors, whichever is higher. At least half of the directors attending the meetings of the board shall be independent directors. ठीक है, ये याद रखेंगे आप। फ्रेंड्स, आगे का क्वेश्चन अभी हम आगे और डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, ये 81 नंबर क्वेश्चन अब हम डिस्कस करेंगे। डीफ पे आ गए हम। डीफ के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है अभी, क्योंकि काफ़ी सारा पैसा जो है बैंक्स के पास में ऐसे ही अनक्लेम्ड पड़ा हुआ है, जो कि RBI को रेमिट हो चुका है। तो डीफ के बारे में देखेंगे। व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर ट्रांसफरिंग अनक्लेम्ड amount of DEEF? A bank shall transfer to the fund the amounts becoming due in each calendar month, that is purchase of the inoperative accounts and balances remaining unclaimed for 10 years or more, including the interest accrued interest bearing accounts till the date of transfer during the last 5 years working days of the subsequent month. This includes credit balances and loan account. What is the time for preservation of records related to DEEF? DEEF का रिकॉर्ड्स कब तक रखना है? बैंक shall preserve records or documents containing details of all accounts and transactions, including
डिपॉजिट अकाउंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ 82 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। रिस्पेक्ट ऑफ विच अमाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी क्रेडिटेड टू द फंड्स परमानेंटली एंड वेयर रिफंड्स हैव बीन क्लेम। तो ये KYC वगैरह रखना है 5 साल तक के लिए। कहीं साइड में लिख लीजिए 5 साल तक के लिए आपने जो इस रिकॉर्ड्स को रखना है। वेदर बैंक कैन into forward contracts for sale of gold or silver or platinum, and authorized bank may enter into forward contracts with it in respect of the underlying sale, purchase and loan transactions in loan with them, provided with the that the tenure of such contracts shall not exceed 6 months। तो 6 महीने के लिए आप ये रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 देखें। व्हाट आर द गाइडलाइंस रिलेटेड टू द डोनेशंस बाय अ बैंक। Banks may make donations during a financial year aggregating up to 1% of its published profit. However, donations to Prime Minister National Relief Fund, subscriptions, contribution to professional bodies or institutions relating to banking industry like IBA shall be excluded from the applicable ceiling. Unutilized portion of the permissible limit of 1% shall be carried forward to the next year. A loss-making bank may make donation totaling 5 lakh only in a financial year. जो लॉस में है बैंक्स वो 5 लाख से ऊपर नहीं डोनेशन दे सकते। What are the guidelines for accepting deposit at the instance of private financiers? A bank shall not accept deposits at the instance of private financiers in unincorporated bodies under any arrangement which provides for either the issue of deposit slips favoring the clients of private financiers or the giving of authority by power of attorney, nomination or otherwise such clients to receive such deposits at maturity। What is meant by siphoning of funds? जैसे मान लीजिए आपको आपकी मदर पैसे दे सब्जी लाने के लिए और आप उसकी दारू पी जाएं, तो वो क्या होगा? साइफनिंग ऑफ फंड्स। सिंपल एग्जांपल है। देखिए अब बैंकिंग में क्या होता है कि हम जो है आपको फंड्स दे रहे हैं, कोई क्रेडिट फैसिलिटी दे रहे हैं किसी पर्पज़ के लिए, मशीनरी खरीदने के लिए, और आप जो है उसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर लें, तो वो कहलाता है साइफनिंग ऑफ फंड्स। मैंडेटरी लीव पॉलिसी, ये आजकल ज़्यादा चल रहा है। 10 दिन की लीव दी जाती है, 10 वर्किंग डेज़ की। ये लिख लीजिए, कई बार ये क्वेश्चन आ जाएगा कि कितने डेज़ की दी होती है। 4 ऑप्शन आएंगे। तो एक फाइनेंशियल ईयर में 10 वर्किंग डेज़ की उनको लीव दी जाती है और फिजिकल और वर्चुअली उनको जो है ऑफिस से दूर रखा जाता है। हु इज़ द विलफुल डिफ़ॉल्टर? विलफुल डिफ़ॉल्टर वो है जिनकी कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट 25 लाख एंड अबव हो और देना ना चाहता हो और रिटर्न करने में विलिंग ना हो। व्हाट आर द पीनल एंड अदर मेजर्स अगेंस्ट विलफुल डिफ़ॉल्टर? तो ये क्या कर सकते हैं हम? नो एडिशनल क्रेडिट फैसिलिटी देंगे, या फिर उनको जो विलफुल डिफ़ॉल्टर लिस्ट में आ रहा है तो फिर कोई और क्रेडिट फैसिलिटी वगैरह ग्रांट नहीं करेंगे। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पढ़ लीजिएगा। तो उसमें यही है मेनली कि जो विलफुल डिफ़ॉल्टर लिस्ट वाले होते हैं तो उनको क्रेडिट फैसिलिटी और नहीं दे सकते। हु इज़ अ लार्ज डिफ़ॉल्टर? अब लार्ज डिफ़ॉल्टर मीन्स शैल बी अ डिफ़ॉल्टर विद एन आउटस्टैंडिंग ऑफ 1 करोड़ एंड अबव। जो 1 करोड़ से ऊपर के डिफ़ॉल्टर हैं उनको वेयर सूट हैज़ बीन फाइल्ड और हुज अकाउंट हैज़ बीन क्लासिफाइड एज डाउटफुल और लॉस। तो फ्रेंड्स हम 90 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं अभी तक। थैंक यू, आप इतनी देर से हमें सुन रहे हैं और आगे हम कंटिन्यू करते हैं। 91 क्वेश्चन पे आ जाइए। ये क्या कहता है? व्हाट आर द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन ऑन विलफुल डिफ़ॉल्टर्स? तो बैंक क्या करेगा? लिस्ट ऑफ विलफुल डिफ़ॉल्टर रिस्पेक्ट ऑफ सूट फाइल्ड अकाउंट्स, नॉन सूट फाइल्ड अकाउंट। द बैंक शैल इन्फॉर्म ऑल क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज द रिमूवल ऑफ द नेम promptly and not later than 30 days from the date when the outstanding amount falls below the threshold of 25 lakh। ठीक है जी। What are the guidelines related to compromise settlements of willful? Any account which has been declared as willful, उसका थ्रेशोल्ड वगैरह 25 लाख से कम होगा तो RBI से नोटिफिकेशन होगी टाइम टू टाइम, तब हटेगा। इन केसेस वेयर अ बैंक डिसाइड्स टू कैंसिल अ कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट, तो ड्यू टू नॉन अडेरेंस ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन, तो वो भी कर सकते हैं। What is amalgamated entity? Amalgamated entity क्या है कि which is proposed to transfer its business to another entity where the scheme of amalgamation। amalgamated entity कौन सी होगी? means the entity which is to acquire the business of the amalgamated entity under the scheme। amalgamation बेसिकली क्या है कि 2 or more entities हैं जो मर्जिंग है with another entity under the 11th statute। What is agency business? एजेंसी बिजनेस क्या है?
means an arrangement where under which a bank or its group entity acts as an agent of a third party product or service provider. यहाँ पे TPP-SP इसका फुल फॉर्म आप नोट कर लेंगे. TPP-SP ये क्या है? थर्ड पार्टी प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइडर. जैसे कि कोई और ऑर्गेनाइजेशन का हम प्रोडक्ट बेचते हैं विदाउट रिस्क पार्टिसिपेशन टू फैसिलिटेट द सेल ऑफ द लेटर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लाइक इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, पेंशन एक्सेट्रा. जैसे कि बैंक्स क्या करते हैं, इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड भी बेचते हैं साथ साथ. और बैंक का बेसिकली काम क्या है? डिपॉजिट और लैंडिंग का. तो इसको बोल देते हैं एजेंसी बिजनेस. व्हाट इज मेंट बाय द रेफरल सर्विसेज? रेफरल सर्विसेज मीन्स एन अरेंजमेंट अंडर विच अ बैंक में रेफर इट्स कस्टमर टू अ TPP-SP बाय मेकिंग अवेलेबल इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल प्रोडक्ट. बेसिकली ये क्या है कि थर्ड पार्टी प्रोडक्ट ही सेल कर रहे हैं, तो वही TPP-SP है. वेदर बैंक कैन अंडरटेक नॉन बैंकिंग बिजनेस डिपार्टमेंटली? नो. म्यूचुअल फंड बिजनेस या इंश्योरेंस बिजनेस वगैरह ये सब एडवाइजरी हैं. ये सब शैल नॉट बी कैरिड आउट डिपार्टमेंटली बट ओनली थ्रू अ ग्रुप एंटाइटी. वट आर द लिमिट्स in terms of banks paid up share capital and reserves? Equity investment by a bank in an equity including its group entity individually shall not exceed 10% of the bank's paid up share capital and reserves as per last audited balance sheet. फ्रेंड्स ये ना सारी चीज़ें पढ़ने जैसा है, तो ये बोरिंग सा है. अब बस सिर्फ हम मतलब समझ लेते हैं फिर आगे चलते हैं. हाउ मैनी ARCs है कैन बी स्पॉन्सर्ड बाय अ बैंक? अ बैंक शैल नॉट स्पॉन्सर एनी मोर देन 1 ARC. असेट रिकॉन्स्ट्रक्शन कंपनी. असेट रिकॉन्स्ट्रक्शन कंपनी क्या होती हैं? जो जैसे NPA वगैरह बन गई हैं उन कंपनियों को चलाने वाली टाइप की होती है. तो इसमें जो है एग्रीगेट शेयर होल्डिंग 20% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. बट इज़ आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल? आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल इज कंडीशन है कि जो पार्टीज़ हैं ट्रांजेक्शन कर रही हैं वो इंडिपेंडेंट हैं और इक्वल फुटिंग पे हैं. सच अ ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड एज आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन. ये जो अजीब से टर्म्स होते हैं ये कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि इस तरह में क्या है. कि जैसे आर्म्स लेंथ पॉलिसी है, ये सब चीज़ें इनके बारे में पता होना चाहिए. कैन अ सब्सिडरी ऑफ बैंक कैन असेस टू कस्टमर अकाउंट्स मेंटेन विद बैंक? नो. अ सब्सिडरी शैल नॉट हैव एनी ऑनलाइन एसेस टू द कस्टमर्स अकाउंट. जैसे मान लीजिए म्यूचुअल फंड की कंपनी है, तो वो कस्टमर के अकाउंट का एक्सेस नहीं होना चाहिए उसके पास में, नहीं तो कुछ भी फ्रॉड हो सकता है. Can bank sanction unsecured advances to its subsidiary or its own? No. ये जो है कोई इस तरह का लोन भी नहीं दे सकते. Can bank give preference to subsidiaries in businesses? No. ऐसा भी कोई ट्रांजेक्शन नहीं करना है. What are the financial services a bank can extend departmentally or through subsidiary? तो इक्विपमेंट लीज हायरिंग या फैक्टरिंग सर्विसेज हैं, या फिर प्राइमरी डीलरशिप बिजनेस है, या फिर अंडरराइटिंग एक्टिविटीज़ है, ये सब कर सकते हैं. बट आर द फाइनेंशियल सर्विसेज अ बैंक कैन एक्सटेंड ओनली थ्रू सब्सिडरी? तो ये म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस वगैरह ये सब बेचते हैं हम लोग, पेंशन प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, तो ये सब चीज़ें क्या है? सब्सिडरी है. कैन अ बैंक ऑफर रेफरल सर्विसेज ऑफ ऑल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स? हाँ, ऐसा कर सकते हैं. वाई द लैंडिंग इंस्टीट्यूशन रिजॉर्ट टू क्रेडिट रिस्क ट्रांसफर एंड डिस्ट्रीब्यूशन? फॉर मल्टीट्यूड ऑफ रीजन्स रेंजिंग फ्रॉम लिक्विडिटी मैनेजमेंट, रीबैलेंसिंग देयर एक्सपोजर्स और स्ट्रैटेजी सेल्स की वजह से. What is meant by credit enhancement? Credit enhancement क्या है? Contractual arrangement है in which an entity provides some degree of added protection to other parties to a transaction so as to mitigate the credit risk of their acquired exposure. What is meant by economic interest? Question number 110. Economic interest refers to the rights and rewards that may arise out of loan exposure through the life of the loan exposure. What is meant by loan participation? Loan participation means a transaction through which the transferor transfers all or part of its economic interest in a loan exposure to transferee without the actual transfer of the loan contract, and transfers fund the transferor to the extent of the economic interest. How an economic interest can be transferred? The transfer of an economic interest under loan participation shall only be through a contractual transfer agreement between the transferor or transferee. Under loan participation, with whom the exposure will be. In case of loan participation, the exposure of the transferees
shall be to the underlying borrower and not to the transferor. What is meant by minimum holding period? Minimum holding period क्या है? Minimum period for which a transferor must hold the loan exposures before the same is transferred to transferee. What is meant by NBV? NBV क्या है? Net book value. Net book value means the funded outstanding in a loan exposure reduced by the specific provisions made against such exposure. What should be the result of loan transfer? Loan transfer should result in transfer of economic interest without being accompanied by any change in underlying terms and conditions of the loan contract. A loan transfer should result in immediate separation of the transferor from the risk rewards associated. Can bank transfer loans which are classified as frauds? There is no restriction to transfer. He can bank transfer कर सकता है. When a loan can be transferred, transferor can transfer loans only after a minimum holding period as prescribed below, which is counted from the date of registration of the underlying security interest with surcharge. 3 months in case of loans with tenure up to 2 years, 6 months in case of loans with tenure for more than 2 years. Provided that in case of loans where security does not exist or security can not be registered with surcharge. Can loan participation be permitted in case of stressed loans? The transfer of stressed loans must be done through assignment or novation only. Loan participation is not permitted in case of पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते हैं, बस सिर्फ जो है असाइनमेंट वगैरह कर सकते हैं. कैन बैंक्स टेक ओवर स्टैंडर्ड असेट्स फ्रॉम ARC? देयर इज़ नो प्रोविजन on banks from taking standard accounts from ARCs. In case where ARCs have successfully implemented a resolution plan of the stressed loans acquired with them, banks may at its discretion and with appropriate due diligence can take over such loans after the period equivalent to the monitoring period. What is the process of Swiss challenge method? Prospective transferee interested in acquiring a specific stressed loan may offer a bid to the bank, which may be termed as the base bid. The bank shall then publicly call for counterbids from other prospective buyers on comparable terms by disclosing the essential elements of the base bid. If no counterbid crossed the minimum markup specified in the individual, the base bid becomes the winning bid. फ्रेंड्स, ये सारा इसमें पढ़ने जैसा है कि कब बिड लगेगी और ये, तो इसको हम स्किप कर देते हैं. तो ये आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं और इसको पढ़ लीजिएगा. इसमें बेसिकली क्या है कि बिड लगाए, जिसका लोन खराब हुआ है वो फिर बैंक बिड लगाएगा और जो भी उसको एक्वायर करेगा तो उसको डिसाइड करेगा, उसको ट्रांसफ़र कर देगा विनिंग बिड को. What are the co-lending arrangements? CLA refers to the arrangement formalized through an ex-ante agreement between RE, which is originating RE, and another RE, which is co-lending partner RE, to jointly fund a portfolio of loans comprising of either secured or unsecured loans in a pre-agreed proportion involving revenue and risk sharing. What is the minimum level of bank to retain under CLA? तो ये है retain a minimum of 10% of the share of the individual loans in its book. How many types of participations are there under CLA? There are 2 categories: interbank with risking and interbank participation without risk sharing. क्वेश्चन नंबर 124 पे देखेंगे. 2 तरह के होते हैं CLA. What is interbank participations with risk sharing? Selection of accounts. A bank will allot such participation only in respect of advances which are not in default. पीरियड ऑफ पार्टिसिपेशन जो है 91 डेज़, मैक्सिमम जो है 180 डेज़ का होगा. तो ये आप डेज़ का लिख लीजिएगा. व्हाट इज़ इंटरबैंक पार्टिसिपेशन विदाउट रिस्क शेयरिंग? ये शैल नॉट एक्सीड 90 डेज़ और इट इज़ डिटरमाइंड बाय द 2 कंसर्न बैंक्स. RBI's ट्रेड रिलीफ मेजर 2025, इसके बारे में बात करेंगे. एलिजिबिलिटी क्या है कि बोरोवर बिजनेस इज इम्पैक्टेड बाय द ट्रेड डिसरप्शंस कॉज्ड बाय ग्लोबल हेडविंड्स. जैसे मान लीजिए यूक्रेन रशिया का वॉर चल पड़ा, किसी को पता नहीं था ना, तो इस तरह के जो होते हैं तो उसमें बिज़नेस अफेक्ट होता है, तो उसके लिए ये बनाया गया पूरा.
तो इसमें इसके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये सारे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, इसको पढ़ लीजिएगा। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन? सिक्योरिटाइजेशन बेसिकली क्या होता है कि कोई लोन ख़राब हो चुका है, अब उसको जो है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 128, सिक्योरिटाइजेशन इन्वॉल्व्स ट्रांजेक्शन वेयर credit risk in assets are redistributed by repackaging them into tradable securities. What is meant by bankruptcy report? Bankruptcy report क्या होता है? Means the unlikelihood of an entity being subjected to voluntary or involuntary bankruptcy proceedings. What is a clean-up call? Clean-up call means an option that permits the originator to call the underlying exposures or the securitization exposures when the outstanding value of the underlying exposures falls below a predefined threshold, thereby extinguishing the remaining securitization exposures of all parties. What is meant by early amortization provision? तो इसमें क्या है? A mechanism that once triggered accelerates the reduction of the investor's interest in underlying exposures of a securitization structure and allows investor to be paid out prior to the originally stated maturity of the securitization notes issued. What is excess spread or future margin income? Excess spread or future margin income means the difference between the gross finance charge collections and other income received by the special purpose entity and securitization notes, interest, servicing charge, fees, charge-offs, and senior SPE expenses. What is exposure amount of securitization exposure? Exposure amount of a securitization exposure means the sum of on balance sheet amount of the exposure or carrying value which takes into account purchase discounts and write down specific provisions the bank took on this securitization exposure and off balance sheet exposure amount where applicable. फ्रेंड्स, इसको हम क्लोज करते हैं आज के लिए। थैंक यू।